स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई और क्या क्या चेंजेस आए, सब इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन को भारत पर ब्रिटिश शासन ने भारतीय इतिहास के स्वरूप को बदल दिया। जब ब्रिटिश काल था उन्होंने पूरे इंडियन की इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब रखी गई थी? 1757 और प्लासी के युद्ध द्वारा रखी गई थी। प्लासी के युद्ध द्वारा, याद रखना है। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारी अर्थव्यवस्था को एज अ फीडर इकोनॉमी के रूप में यूज़ करना। फीडर इकोनॉमी को हम हिंदी में बोलते हैं पोषक अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आ सकता है, पोषक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आइए हम देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में प्रयोग करना था। मतलब कि उनकी सारा पोषक लेके अपने देश में यूज़ करने से था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बुरा किया था। उन्होंने भारत में प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों जैसे कि पेट्रोलियम, गैसेस वगैरह सब अपने देशों में ट्रांसफर कर दिए, जो प्राकृतिक संसाधन थे। और मानवीय संसाधन मतलब लोगों को तक ट्रांसफ़र करते थे उस टाइम पे, कि देश के गौरव और शोषण के लिए किया। अतः 200 वर्षों तक ब्रिटिश ने राज करा भारत पर और 15 अगस्त 1957 को स्वतंत्र हुआ हमारा भारत। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। औपनिवेशिक शासन काल मतलब वही ब्रिटिश शासन काल, उसी को हम औपनिवेशिक शासन काल जानते हैं। समृद्ध अर्थव्यवस्था भारत की एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। मतलब जब अंग्रेजों ने हम पे राज नहीं किया था उससे पहले की ये बात कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर। अधिकांश जो व्यक्ति थे वो कृषि पर आधारित थे, कृषि पर ही उनकी जीविका चलती। अधिकांश व्यक्तियों का जीविका का स्रोत कृषि था और इसके कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा संलग्न था। मतलब कि 2/3 हिस्सा कृषि में ही था, मतलब पूरे भारत का। सुविख्यात हस्तशिल्प उद्योग, जो हस्तशिल्प उद्योग था, हैंडीक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, भारतीय सूत, सिल्क, वस्त्र उद्योग, जो मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ, जो कलाकारी करके जो भारत में जो उसका पूरे विश्व में नाम था भारत का, वो सबसे ज़्यादा था। लेकिन जो चाइना वाली ब्रिटिश आए उन्होंने की वजह से ये सब कम हो गया। शिल्पकाल के उच्च स्तर पर सामग्री उच्च गुणवत्ता के कारण हस्तशिल्प उद्योगों की विश्वविख्याति बाजार में ऊंची मांग। जो भारत के हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी उनकी विदेशी व्यापारों में बहुत ऊंची मांग थी। बंगाल का जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, ढकाई मलमल और सबसे उत्तम किस्म। परंतु ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औपनिवेशिक सरकार अपनाई गई। उपनिषेधवाद का अर्थ। उपनिषेधवाद से अभिप्राय दो देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों उस व्यवस्था से उसमें एक शासक दूसरे उपनिवेश होता है। शासक देश पर का उपनिवेश पर केवल राजनीतिक नियंत्रण ही होता है, बल्कि अधीनस्थ देश की आर्थिक नीतियों को भी निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर था। जो नेशनल इनकम थी, जो जीडीपी थी देश की, वो भी कम थी और जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भी हमारी बहुत कम थी।
कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे क्या थे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य ग्रामीण कृषि प्रकृति की थी। देश की लगभग जनसंख्या का 85% लोग रहते थे कृषि में। कृषि में गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। भू बंदोबस्त प्रणाली मतलब अंग्रेजों ने जो ज़मीन है वो कुछ लैंडर्स को दी, जमींदारों को दी। जमींदारों ने छोटे किसानों को दी। जब किसान उस पर खेती करते हैं तो वो जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, उन्हें वो टैक्स देते हैं और अगर खेती नहीं हुई तो भी उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा और वो उन्हें सरकार को देते हैं। कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का सबसे महत्वपूर्ण कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था का प्रारंभ था। इस लगान के अनुसार किसी लाभ लगान के में जमींदारों को जाता था। जमींदार का मुख्य उद्देश्य किसान आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर लगान एकत्र करना था। निश्चित राशि लगान को ब्रिटिश सरकार को जमा कराने के लिए तिथि निश्चित होती थी। उस तिथि को लगान जमा ना होने पर जमींदार को अधिकार खो देते थे। मतलब जो उन्होंने जमींदार नियुक्त किया, अगर उसने टैक्स नहीं भरा तो वो उसे हटा देते थे और दूसरे को लगाते। जमींदार और औपनिवेशिक सरकार द्वारा कृषि की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जमींदारी प्रथा, इससे एक क्वेश्चन उठ के आता है पेपर में। जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। कृषि का व्यवसायीकरण, जो कृषि का व्यवसायीकरण का अर्थ है मतलब जो खेती की ज़मीन थी जहाँ गेहूँ अनाज उगाया जाता था, वहाँ जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप नील अफीम जैसी खेती करें जिससे बाज़ार में ऊंची कीमतों पे बेचा। कृषि व्यवसायीकरण का अर्थ फसलों का उत्पादन स्व उपभोग के लिए ना करके बाजार में बेचने के लिए करने से होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान नगदी फसलों जैसे कपास, जूट उगाने के लिए किसानों को ऊंची कीमत दी जाती थी। हालांकि गेहूं वगैरह के दाने पे उन्हें कम कीमत दी जाती थी। उन्हें खाद्य फसलों की बजाय नगदी फसलों के लिए अधिक प्रोत्साहन किया जाता था। उत्पादन का निम्न स्तर, उत्पादन तकनीकी का स्तर, सिंचाई सुविधाएं कम थी, उर्वरक कम थे, ये सब भी कम थे। उत्पादन मतलब सिंचाई के लिए, कृषि के लिए अच्छी चीज़ वो नहीं थी। निवेश की कमी, सरकार ने उसमें निवेश ही नहीं किया। सरकार का कम निवेश था, बाढ़ नियंत्रण कुछ नहीं करा सरकार ने। अगला है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब